योगी जी ने कहा है कि कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बटोगे तो कटोगे, मैं तो कहता हूं जुड़ोगे तो मजबूत होगे, जुड़ोगे तो देश की तानाशाही से लड़ोगे, जुड़ोगे तो देश का स्वाभिमान को मजबूत करोगे, जुड़ोगे तो देश की तिरंगा का मान बढ़ाने का काम करोगे, जुड़ेगो तो शिक्षा और कलम की ताकत की बात करोगे, जुड़ोगे तो संविधान को मजबूत करने का काम करोगे, और जुड़ोगे तभी बाबा साहेब के अंबेडकर की जो भारत है उनके सपनों को, उनका सपना पूरा करने का काम करोगे। इसलिए बंटने की बात नहीं करना है, जो बांटने की बात करेगा उसको तोड़ने का काम करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी आज उनको याद आ रहा है बटोगे तो कटोगे, और वही भारतीय जनता पार्टी, वही आरएसएस बांटने की बात करता है, धर्म के नाम पर बांटने की बात करता है, जाति के नाम पर बांटने की बात करता है, क्षेत्रवाद के नाम पर बांटने की बात करता है, नॉर्थ ईस्ट को पश्चिम से, दक्षिण को उत्तर से, पुरुष को महिला से, नौजवान को बुजुर्ग से, और बात तो यहां तक आ गई है कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय की रणनीतियों से बांटने का काम करता है। इसलिए अब देश के नौजवानों, बांटने की जरूरत नहीं है, जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि संविधान की ताकत ही आपकी ताकत है, संविधान की ताकत ही लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है। लेकिन आपने झांसी की बात की, झांसी में जो हुआ का मुआवजा तो योगी जी ने दे दिया। सुनिए, मुआवजा तो मोदी जी उन माफियाओं को भी देने का काम करते हैं जो परीक्षा लीक कराने का काम करते हैं। आप मुआवजा देने से उस नौजवान नवजात बच्चे की, जो माँ बाप एक परवरिश के माध्यम से भविष्य देखता है, उनके भविष्य को आपने ले लिया, एक जिंदगी को प्रकृति में आने से छीनने का काम किया। आपने उस नौजवानों को आप तौलते किसी पैसे के बल पर तोड़ने का काम कर रहे हो, एक भावना को पैसे के बल पे तोलोगे, ये कहां का न्याय है? आपको पता है उसी उत्तर प्रदेश के बच्चों की ये पहली घटना नहीं है अस्पताल की, गोरखपुर की वो घटना याद होगी आपको, जहां सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई थी दर्दनाक अस्पताल के अंदर। अगर उस समय कड़ी कार्रवाई हो गया होता उत्तर प्रदेश और मीडिया के द्वारा ये खबर चल रहा होता, तो आज ये दिन दोबारा देखने को नहीं मिलता। उस पत्रकार पर तो कार्रवाई हुई थी ना, जिस पत्रकार ने गोरखपुर की घटना दिखाई थी। बिल्कुल वही कहता, पत्रकार के साथ साथ व्यापारियों को मारा भी गया था। आज पता है कि आप जिस उत्तर प्रदेश के योगी की बात कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हो, आप बंटने की बात तो करते हो, लेकिन जो बांटने की बात करता है वही बंटने की बात करता है। धर्म युद्ध होगा, धर्म युद्ध। मैं चाहता हूं धर्म युद्ध हो, मैं उस मर्यादा पुरुषोत्तम का धर्म युद्ध हो जिसमें बराबरी का प्रतीक होता है। मैं चाहता हूं धर्म युद्ध, उस धर्म युद्ध में जहां हिंदू मुसलमान एक साथ रहे। मैं चाहता हूं धर्म युद्ध हो जहां संविधान की ताकत को ऊपर रखा जाए। मैं चाहता हूं कि धर्म युद्ध हो जहां भारत का मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक हो। आप किस धर्म युद्ध की बात करते हो? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा है कि धर्म युद्ध होना बहुत जरूरी है, एक धर्म खतरे में है। उसी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात करो, उन्होंने धर्म के खिलाफ जाकर देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता ने उस महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को जिताने का काम किया था, लेकिन उसी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने उसी जनता के विरुद्ध जाकर, उस धर्म के विरुद्ध जाकर आज सत्ता के गलियारे में बैठे हुए आप किस धर्म युद्ध की बात करते हैं? लेकिन कन्हैया कुमार ने कहा है कि अगर हम धर्म युद्ध बचाने चले जाएंगे तो डिप्टी सीएम की पत्नी रील बनाने में बिजी रहेंगी। मैं आपसे कन्हैया कुमार की बात कहता हूं, मैं तो जाना चाहता हूं एकनाथ शिंदे पर ही, महाराष्ट्र के चुनाव पर ही जाना चाहता हूं। आपने कहा उनकी कुर्सी कहां आई, धर्म युद्ध के खिलाफ ही तो आई। और बात आप आते हैं यहाँ पे कि भारत की राजनीति कहां पे है, भारत का संविधान कहां पे है, भारत के लोग का न्याय कहां है, भावना कहां है, उस पे आना चाहिए। आप किस धर्म युद्ध की बात कर? आज महाराष्ट्र के अंदर आपने सावित्रीबाई फुले की बात किया, आपने उसी महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी स्टेचू गिर गया उसके ऊपर आपने बात किया, उस महाराष्ट्र के अंदर आपने बात किया कि किस तरह से विदर्भ का, सुनिए महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ की स्थिति क्या है आपको पता है? विदर्भ की स्थिति यह है कि आज भारत के तमाम क्षेत्र में सबसे निर्दयनीय स्थिति अगर किसी का है उस विदर्भ का है, जहां सूखा पड़ा हुआ है, किसान दर भटक रहा है, और संतरे की जो भाव है आज महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनको दिया नहीं जा रहा है। आप उस किसान की बात कीजिए, उस महाराष्ट्र के किसान की बात कीजिए। देश को बदनाम कर रहे भाई, विश्व में डंका बज रहा भारत का। विश्व में डंका बज तो रहा है, विश्व में डंका अगर बज रहा है तो 2.5 लाख करोड़ का लोन, 2.5 लाख
करोड़ का कर्ज भारत के ऊपर कैसे है। अगर विश्व में डंका बज रहा है भारत का, तो भारत के छात्रों को अमेरिका के अंदर परेशान क्यों किया जा रहा है। अगर विश्व में डंका बज रहा है भारत को, तो रसिया के अंदर और यूक्रेन के अंदर जो युद्ध चल रहा है उसके बीच में भारत के छात्र कैसे परेशान है। अगर भारत का डंका बज रहा है विश्व के अंदर, मैं कह रहा हूं भारत का नहीं, आज मोदी की डंका की बात कर रहे हैं। भारत का डंका पहले भी बज रहा था, जब 1984, 1980, 1970, 1956, 1952 के अंदर जब पूरा देश भारत के खिलाफ था, उसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अकेले भारत के पंचवर्षीय योजना के माध्यम से भारत को मजबूत करने का काम किया था। जिस समय भारत के खिलाफ पूरा देश था, पूरा ग्लोबली था, उस समय भारत ने बांग्लादेश को अलग करके, पाकिस्तान का अलग करके भारत का डंका बजवाने का काम किया था। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि माटी और बेटी खतरे में है। खतरे में तो उनका क्या काम है देश के अंदर? मैं उसी प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जब देश का माटी, देश का बेटी, देश का न्याय खतरे में है, तो ये 10 साल तक क्या ताली बजाने के लिए संसद भवन के अंदर है? अगर देश का संविधान अगर खतरे में है, तो क्या लोकतंत्र के मंदिर में वहां मुजरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर मोदी जी, देश का अगर धर्म खतरे में है, तो को मोदी जी वहां पे प्रधानमंत्री बन करके क्या वो बस एक मुजरा और ताली बजाने के लिए गए हैं? देश का आपने बात किया तो आपको नौजवान वो नहीं दिखा जो सड़कों पे भटकने को तैयार है? कहाँ भटक रहे हैं आप? आपको बदनाम कर उसी उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पे, जहां पिछले कई महीनों से सड़कों पे, इलाहाबाद से सड़कों पे, लखनऊ के सड़कों पे आंदोलन करने के माध्यम से अपनी रोजगार की बात कर रहे हैं। तो हर राज्य का सुनिए, हर राज्य में एक आयोग होता है, जिनका एक चयन समिति होता है, और आपको पता होगा और हैरानी होगी, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पिछले कुछ सालों से पीसीएस का एग्जाम नहीं हो रहा है, जहां पीसीएस का एग्जाम नहीं हो रहा है, और पीसीएस का एग्जाम निर्धारित होता है, प्रतिवर्ष निर्धारित होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां जुड़ने की बात किया जाए या बंटने की बात किया जाए, वहां अगर बात किया जाए तो लोकतंत्र की बात किया जाए। आपको पता है आज नौकरी के लिए उत्तर प्रदेश के नौजवान भटक रहे हैं, आज कॉलेज के लिए उत्तर प्रदेश का नौजवान भटक रहा है। आज उत्तर प्रदेश की जो बेटियां हैं, जिनको कॉलेज के अंदर गोलियों से भून दिया जाता है, आप किनकी सुरक्षा की बात करते हो? उसी उत्तर प्रदेश में विधायक की मां की, अरे आप तो मां की मंगलसूत्र को छीन लिया जाता है। आपको पता है, गाजियाबाद के विधायक की बात करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश, सुनिए, मैं उत्तर प्रदेश को बदनाम नहीं कर रहा हूं। आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को नहीं दिख रहा है, तो उसको उजागर करने का काम एक नागरिक, एक नौजवान होने के मध्य हमें भारत को सच्चाई से रूबरू कराने का काम कर रहा हूं। योगी जी कह रहे हैं कि अपराधी उत्तर प्रदेश को या तो छोड़ चुके हैं या खत्म हो गए, मिट्टी में मिल गए। बिल्कुल सही बात कर रहे हो। जो कहा ना आपने, कहा ना, योगी जी कह रहे हैं कि अपराधी मिट चुके हैं, अपराधी मिट चुके, अपराधी पनपाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ उनके जो केंद्र की सरकार है, लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात के जेल में संरक्षण देकर देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, देश की जनता को एक गैंगस्टर के अंदर रखना चाहती है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, एक तरफ धर्म के नाम पर, गैंगस्टर बार के नाम पर, और अदालत और न्याय को कहा, मैं अदालत और न्यायालय से पूछना चाहता हूं, न्यायाधीश से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, गैंगस्टर के तौर पर बुलडोजर के नाम पर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? किस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल नहीं होना चाहिए कि स्वतंत्र देव सिंह कौन है, गैंगस्टर एक्ट में आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या उनका नाता रहा है सिंह, ब्रजेश सिंह गैंग से? मैं पूछना चाहता हूं, वो तमाम एक जाति और एक समुदाय से आने वाले तमाम वो गैंगस्टर आज किसके संरक्षण में पैदा हुए हैं? मैं पूछना चाहता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जाइएगा तो तमाम गैंगस्टर आज एक पार्टी के अंदर है। वो नेता भी है आज, और वो विधायक भी है आज, वो मंत्री भी है आज। क्या उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने पैदा किया सब गैंगस्टर को। किस समाजवादी पार्टी की बात है? समाजवादी का मतलब आपको पता है? समाजवादी का मतलब होता है समाजवाद, समाजवाद का मतलब होता है सोशलिस्ट, और सोशलिस्ट का मतलब होता है समानता, समानता का मतलब होता है एकता, और एकता का मतलब होता है सामाजिक धारा में लोकतंत्र और संविधान का गठजोड़। समाजवाद का मतलब यह था। जिस समाजवादी नेताओं की आप बात कर रहे हैं, जिनको आतंकवादी, जिनको आप माफिया बताने की काम कर रहे हैं, उनका एक ही गलतियां था कि वो तमाम पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक को एक करने का काम कर रहे हैं। इसलिए कुछ सामंतियों को उनको डर लग रहा था कि समाजवाद जिस दिन एक हो गया, और समाजवाद जिस दिन एक हो गया, जिस दिन लोहिया
लोहिया की विचार अगर देश की जनता जानने लगी, उस दिन कहीं लोकतंत्र जीवित हो जाएगा, लोकतंत्र जीवित हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की रोटी उस दिन सिकना बंद हो जाएगी।